कभी नोटिस किया है, कुछ लोग हमेशा 2 कदम आगे होते हैं। उनके डिसीजन रैंडम नहीं होते, हर एक मूव के पीछे एक लॉजिक होता है। वो उस तरीके के इंसान होते हैं जो कभी ऐसे सामने नहीं आते, पर पर्दे के पीछे सारे इवेंट्स को, सारे लोगों को और उनके द्वारा की जाने वाली चीजों के रिजल्ट्स को अपने प्लान के अकॉर्डिंग ही कंट्रोल करते हैं, और उन्हीं को कहा जाता है मास्टरमाइंड। हमारे पीटीजी यूनिवर्स में भी ऐसे कई सारे मास्टरमाइंड हैं जो अपनी इसी काबिलियत के बदौलत काफी ऊंचे लेवल पर बने हुए हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जो काफी लंबे टाइम से सरवाइव करते हुए आ रहे हैं, और कुछ गिनती के लोग इस दुनिया से पहले ही विदा ले चुके हैं। बट जाने से पहले इन्होंने अपना उस लेवल का आईक्यू दिखाया था जिससे कई सारे लोगों की जिंदगी का तहलका ऑमलेट बन गया था। तो आज मैं आप लोगों को टोटल ऐसे 10 लोगों के बारे में बताने वाला हूँ, पर ये किसी भी तरह की रैंकिंग नहीं है, वो आप कमेंट्स में अपने लॉजिक के हिसाब से कर लेना। नंबर 1, जेम्स ली, द लेजेंड ऑफ फर्स्ट जनरेशन। उसकी स्कूल की ट्रॉफीज ही इतनी ज्यादा है जितने हमारे क्लास में बच्चे हैं, और इतनी ट्रॉफीज से अगर इसका पेट नहीं भरा तो इसने फर्स्ट जनरेशन के किंग्स का हंट किया और उनके बॉडी पार्ट को एज ए ट्रॉफी रख लिया। ये कमाल का फाइटर तो है ही, बैटल आईक्यू भी काफी ज्यादा अच्छा है। एक्टिंग और पॉप स्टार गिरी करके इसने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर भी अपना सिक्का जमाया है, और कई सालों तक पब्लिक के सामने रहकर भी अपनी पहचान छुपाई है। अगर इन सारी चीजों को भी हटा दो तो बंदा टॉप लेवल का मैनिपुलेटर है। एक तरीके से तुम इसे लुकिज्म का ध्रुव राठी भी कह सकते हो। बस फर्क ये है कि ये अपने मुंह से यूट्यूब पे नहीं हकता, बट अपनी प्लानिंग से अच्छों की पैंट गीली कर देता है। अगर करंटली लुकिज्म के अंदर इसके बारे में कुछ कहा जाए तो इस पर यही लाइन सूट होती है कि ना इसकी दोस्ती ज्यादा अच्छी है और ना ही दुश्मनी। इसकी प्लानिंग इतनी लंबी और परफेक्ट होती है कि उसे बैठे बैठे सारी चीजों का पता चल जाता है कि कब क्या होगा। वेल, अभी तो इसने जस्ट अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की है, और अभी से वो सिटी या कंट्री लेवल पर कई सारी चीजों को कंट्रोल करता है, जिसमें मीडिया, अंडरवर्ल्ड और कुछ हद तक पुलिस डिपार्टमेंट भी शामिल है। नंबर 2, चार्ल्स चोई। इसी की खुजली की वजह से लुकिज्म की शुरुआत हुई थी। अगर लुकिज्म कसौटी जिंदगी का सीरियल है तो ये उसका कमोलिका। आस्तीन का सांप बनने में इस बंदे ने पीएचडी की थी। गैब्रोंग किम के फीस्ट में रहकर इसने यामाजाकी से फाइट की थी, और फिर यामाजाकी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद अपनी प्लानिंग के थ्रू इसने गैप को ही टपका दिया, और इससे भी ज्यादा उसने कई सारे लोगों को टपकाया है और कुछ बड़े और बेहतरीन लेवल के क्राइम किए हैं, और एविडेंस को तो ऐसे गायब किया है जैसे ब्लूबेरी के अंदर वायग्रा की गोली। लेकिन जब कुछ पावरफुल लोगों ने इसकी पोल खोली तो पूरी पब्लिक को बाबा जी का ठुल्लू दिखाते हुए सीधा नीचे ही कूद गया, जस्ट लाइक हैप्पी होली। बट ट्रस्ट में इसने अपनी प्लानिंग के थ्रू इतने सारे पैसे छापे हैं जिससे बिहार पूरे पाकिस्तान को खरीद सकता है। चार्ल्स चोई ने अपने प्लानिंग के थ्रू इतनी कोर चीजें सेटअप की है ना, जिससे लुकिज्म के आने वाले कुछ साल बस मिस्ट्रीज को सॉल्व करते हुए चले जाएंगे, पर तब भी सीजन 2 नहीं आएगा। नंबर 3, यूजीन। इसे आप एक तरीके से चार्ल्स चोई और जेम्स ली की एक नाजायज औलाद समझ सकते हो। 4 मेजर क्रू का हिस्सा होने के बावजूद इसने अपने ही क्रू के 4 अलग एफिलिएट बनाए थे, और प्योर व्हाइट कपड़े होने के बावजूद ये अच्छा खासा ब्लैक मनी कमाता आया है। एंड ताज्जुब की बात ये है कि ये अभी भी माइनर है। इसने भी अपने फायदे के लिए कुछ कम मैनिपुलेशन नहीं की है। ब्लैकमेलिंग, वसूली, घूस देना और एक बेचारे आदमी को विक्टिम बना के चूस लेना, ये सारे इलीगल काम उसके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हंसते हंसते हुए हैं, और तब भी इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। इवन 4 मेजर क्रू के सारे टॉप के बंदे एक न एक टाइम पर इसके अंडर में काम कर चुके हैं, और सूत्रों के मुताबिक अपनी ऐसी ही मास्टरमाइंड गिरी दिखाते हुए अभी वो खुद काफी बड़ी मुसीबत में पड़ गया है। बस इसकी गलती ये थी कि इसने उन बड़े सयानों की बात नहीं मानी, जो एक पॉइंट पर एक खास इंसान ने इसे कहा था कि तू इसी स्पीड से आगे बढ़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब मौत तेरे दरवाजे पर दस्तक दे दे। एंड करंटली लुकिज्म के चैप्टर 587 के अंदर ये बात सच होती हुई दिख रही है। नंबर 4, जिनजैंग। जब गैंगबक के अंदर जोहान का नामो निशान भी नहीं था, तब गैंगबक के एक काफी बड़े इलाके पर एक ही गैंग का कब्जा था, और वो था के हाउस ग्रुप, एंड जिनजैंग उसी का लीडर है। खुद के गैंगबक का वो पार्ट हारने के बाद उसकी गैंग को जोहान ने गॉड डॉग गैंग में कन्वर्ट कर दिया था, और इन सारी चीजों के बावजूद भी उसने गॉड डॉग में रहकर ही के हाउस ग्रुप को इंटरनली ग्रो करता रहा, और मौका मिलते ही उसने जोहान को भी धोखा दे दिया और ये दिखा दिया कि आखिर वो किस लेवल का मास्टरमाइंड है। इवन कुछ ऐसी ही चीज उसने ऑली वैंग की हॉस्टल के साथ भी की थी, और जिनजैंग की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो सही तरीके से सही मोमेंट पर सरवाइव करना जानता है, और सच में कुछ खास लीडरशिप की क्वालिटी उसके अंदर है। आई मीन तभी तो उसके के हाउस के लोग कभी भी उसको धोखा नहीं देते, और अब तो वो वर्कर्स की एक एफिलिएट का प्रेसिडेंट भी बन चुका है। तो सोच कर देखो कि आखिर उसकी हाथ में अब कितने लोगों की पावर है। मतलब वो खुद कई सारी चीजों को सरवाइव करता हुआ अपनी गैंग को भी इस लेवल पर ले आया है।
नंबर 5 शिंटारो यामाजाकी। इस भाई साहब को तो बचपन से ही ट्रेनिंग दी गई थी यामाजाकी का सेकंड इन कमांड बोले तो स्ट्रेटेजिस्ट बनने की, और सही में अपने जीवन काल के कई सारे सालों तक उसने ये बखूबी किया है। पर जब उसे अपनी पैदाइश की असलियत पता चली तो उस रात शिंटारो 2 बजे तक पिया, और उसके बाद उसने कुछ ऐसा कांड किया जिससे उस अकेले बंदे ने पूरे के पूरी यामाजाकी सिंडिकेट को ही हिला के रख दिया। उसने सबसे पहले विकेट गिराई अपने ही बाप की, फिर अपने सगे भाई के साथ जंग छेड़ दी, जिस दौरान अपने भतीजों तक को पेल डाला, और अपनी आर्मी के साथ शिंगेन पर हमला करके फाइनली वो यामाजाकी इसका करता धरता बन गया। ये इस पूरी लिस्ट का पहला ऐसा मास्टरमाइंड है जो अपनों को ही बर्बाद करके खुद आबाद हुआ। नंबर 6 यूजे शियोन। ये एक ऐसा बंदा है कि इसे अपनी एक गलती की वजह से मजबूरन एक मास्टरमाइंड बनना पड़ा, और मानना पड़ेगा यार उसने लगातार पूरे 10 सालों तक अपने इस सीक्रेट के बारे में किसी को भी पता चलने नहीं दिया। उसके इस तगड़ी प्लानिंग के फाइनल चैप्टर में उसकी खुद की डेथ होने वाली थी, ये भी उसे पहले से पता था, पर उसके बावजूद भी वो टिका रहा। और अभी भी करंटली उस पूरे स्पीड सर्कल को ऐसा ही लग रहा है कि वो लोग अपने दम पर पूरे 10 साल सरवाइव किए इस इंटरनल वॉर को, पर असलियत में हमेशा पर्दे के पीछे रहकर उनको प्रोटेक्ट करने वाला बंदा यही था, जो एंड में पूरे इंचियन को उनके हवाले करके सस्पेंस में ही हमेशा हमेशा के लिए चला गया। नंबर 7 डैनियल। अपना नहीं, क्वेस्टिज्म वाला। यहाँ पर बात हो रही है मास्टरमाइंड की, तो हाँ, क्वेस्टिज्म वाले डैनियल को एक मास्टरमाइंड कहा जा सकता है, क्योंकि उन 2 सिस्टम प्लेयर्स के अलावा वो अकेला ही ये चीज जानता था कि शोयुन किम और चोयुन के पास एक अनोखी पावर है, और इस चीज के बावजूद भी उसने चोयुन को यानी कि अपने बॉस को ये पता तक चलने नहीं दिया कि वो इस बारे में जानता है, और उसी के अंडर में किसी न किसी तरीके से उसके खिलाफ ही काम करता रहा। इवन इस अकेले बंदे ने शोयुन किम के आधे से ज्यादा क्रू को अकेला पेल दिया था, और सिस्टम वाले शोयुन किम को भी धोया था। भाई शुरुआत से इस बंदे की इंटेलिजेंस S+ लेवल की थी, और क्वेस्टिज्म की जस्ट फाइनल फाइट से पहले इस बंदे का पाथ ऑफ मास्टरी खुल गया था, और ये चीज तब हुई थी जब चोयुन ने इस पर ग्रेट एब्जॉर्प्शन टेक्निक का यूज किया था। और ये क्वेस्टिज्म वाले सिस्टम का एक ऐसा कार्ड है जिसका यूज किसी पर होने के बाद वो उठता नहीं है, दुनिया से उठ जाता है, और ये डैनियल ने सरवाइव किया था। नंबर 8 जेम्स गोंग द पगलू वन। ये बंदा इस हद तक पागल होने के बावजूद भी लोगों के झूठ को यूं चुटकियों में पकड़ लेता है। अपने पागलपने को हर एक सिचुएशन में ढालकर कोई नई ही बकचोदी इन्वेंट कर देता है। सच में इस बंदे ने लुकिज्म के अंदर काफी ज्यादा पागलपन वाले काम किए हैं। ये सेकंड बॉडी वाले डैनियल और जैक ली को एक ही बार में बस से उड़ाने वाला था, और मास्टरमाइंड जिनजेंग के प्लान को वो एक ही बार में डिकोड कर लिया था। और किस्मत देखो, जास्मिन के लिए बिना कुछ ज्यादा किए ये उसकी बंदी भी बन गई थी, और ये दोनों बस भर के अपने रेडीमेड बच्चों के साथ अपनी नई दुनिया बसाने निकल भी पड़े। आई मीन फ्यूचर में अगर ये बंदा दिखाया गया सो आई एम डैम श्योर कि ये नया बिग डैडी बनने के बाद अपने बच्चों की आर्मी के साथ कुछ ज्यादा ही तबाही मचाएगा। और इस लिस्ट के अंदर मैंने इस कैरेक्टर को इसीलिए रखा है क्योंकि इतना पागल होने के बाद भी इसने जिनजेंग जैसे बंदे को हैरान कर दिया था, ओलिवैंग को शॉक कर दिया था, और उसी के साथ रहकर स्कैम करके वहाँ से चला गया था। मतलब सोचो, अगर इसका दिमाग थोड़ा सा भी अच्छा खासा चलता तो ये क्या क्या कर देता। नंबर 9 जीहो पार्क। एक टाइम पर ये उन चुनिंदा बंदों में से एक था जो डैनियल के 2 बॉडीज के राज को जानता था। इवन इसने अपना जेम्स ली नाम का एक ऐसा क्रू बनाया था जिसकी वजह से डियागो कैंग को अपना फेस रिवील करना पड़ा कि हाँ, मैं ही हूँ जेम्स ली। इसने जेल में रहकर जेल वालों का ही फुद्दू काट दिया और पुलिस वाले मामू को मामू बनाकर खुद बाहर आ गया, और उसके बाद जाकर ये सारे कारनामे उसने किए हैं। कसम से अगर ये अभी जिंदा होता ना तो एक अच्छा खासा विलन होता, बट अनफॉर्चुनेटली हम उसके इस वाले वर्जन की ज्यादातर मास्टरमाइंड गिरी देख नहीं पाए। नंबर 10 चोयुन, क्वेस्टिज्म का मेन विलन। इसने अपने क्वेस्ट सिस्टम को वीडियो गेम की तरह खेला है, मल्टीपल कार्ड्स को कंबाइन करके अपनी नई पावर्स को अनलॉक किया है, और रैपिडली कई सारे क्वेस्ट को चुटकियों में कंप्लीट किया है। और जब इसकी इवलनेस से बाहर आने लगी तब जाकर क्वेस्ट सिस्टम ने इसके असली मोटिव को भाप लिया, क्योंकि ये बंदा सिस्टम के लिए भी एक थ्रेट बन चुका था, और यही वो रीजन है कि उसे हराने के लिए सिस्टम ने शोयुन किम को चुना। वैसे तो कुछ चीजें इसकी औकात के बाहर थी, लेकिन गैंगबक को यूनाइट करने के बाद इसने शियोल को भी यूनाइट करने का प्लान बना लिया था, पर गैंगबक को यूनाइट करने वाले क्वेस्ट के दौरान ही उसके लग गए, तो उसने भी अपनी बिल्डिंग वाली बजट फ्रेंडली डेथ को चुना और निकल लिया। तो ये मेरे हिसाब से कुछ मास्टरमाइंड थे जो पूरे पीटीजे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। और हाँ, मैं जानता हूँ कि मैंने 1-2 मानवास को ऐसे स्किप कर दिया है, मैनेजर किम वगैरह को, तो माइंड मत करना, हम दूसरे पार्ट में उनको भी लपेट लेंगे।